हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का बूम बूम 2 में। मैं आपको बूम बूम प्रोनाउन प्लस केस का सेकंड सैटरडे लेकर हाजिर हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आपसे मुखातिब हो जाऊं, उसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूं। आप लोग जुड़ते जाइए, जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए। बिल्कुल जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए। हम लोग चल रहे हैं बूम बूम 2 में। कन्हैया राय लिख रहे हैं प्रणाम, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। रोशन कुमार हेलो लिख रहे हैं। मनीष सरगिल गुड नून सर। राहुल कुमार दीपंकर लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। राहुल कंसेप्ट गुड मॉर्निंग सर लिख रहे हैं। अमतेश कुमार लिखते हैं प्रणाम सर। अभिषेक बाबा हेलो सर। प्रकृति गुप्ता गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। इसके बाद किंग गेमर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। रोशन कुमार गुड आफ्टरनून सर लिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन प्रो के सेशन 2 बूम बूम में। रियल कंसेप्ट भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। सत्याराज जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। सौरभ पटेल प्रणाम सर लिख रहे हैं। बिल्कुल आप लोग बूम बूम के सीरीज में तैयार हो जाइए। चलिए हम चलते हैं। पहले अब आपको जो चैप्टर आज चलने वाला है बूम बूम में, उसका इंट्रोडक्शन के रूप में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद से मैं आपको स्वरूप ऐसा इतना बढ़िया प्रोनाउन और केस का पेश करूंगा कि आप एहसास करेंगे कि रियली इसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको मैं करीबन 300 से 350 क्वेश्चन के बीच में सफर कराने जा रहा हूं, जिसमें कम से कम आपको 250 से 350 वेराइटीज जरूर मिलेंगे। आपको 300 से 350 क्वेश्चन मैं आपको सफर कराने जा रहा हूं प्रोनाउन और केस का आज के बूम बूम क्लास में। और आपको इतना बता दूं, आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको 250 प्लस वेरिएशंस मिलेंगे इसमें। और इतना करने के बाद से प्रोनाउन चैप्टर में आपको कहीं से दिक्कत नहीं रहेगा, इतना मेरा दावा रहेगा। चलिए शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं, कंटेंट्स क्या होगा, क्या क्या चीज हम आपको इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखा जाए कि जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंटेंट्स ऑफ प्रोनाउन में क्या क्या पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इतना बता दूं कि आप प्रोनाउन के कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि नाउन के जगह पर आकर नाउन का भूमिका निभाने वाला ही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में आकर जो नाउन का ही हरकत करे वही प्रोनाउन होता है। आपको एक बात बता दूं यहां पर कि नाउन के जगह पर आता है। नाउन किसके अनुसार? नाउन के नंबर के आधार पर, नाउन के पर्सन के आधार पर, नाउन के जेंडर के आधार पर यह हरकत करता है। याद रखा जाए कि यही प्रोनाउन होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे टॉपिक में बात होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको नाउन के भेदों पर जाना, प्रोनाउन के भेदों पर जाना होगा। वो होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन का नाम सुने होंगे। पर्सनल का प्रोनाउन 3 पर्सन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे वन, ये सब थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कोई नेम भी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखा जाए। याद रखा जाए। आपको आगे बता रहा हूं, थोड़ा सा इस मुद्दा पर ध्यान देंगे कि इसके बाद हमको यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन के अनुसार तो रिएक्ट करते ही हैं, प्रोनाउन के लिए भी रिएक्ट करने लगते हैं, इसलिए इनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्शन से बना है। याद करें, जो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के किए गए कार्य से, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है। आप माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ का भरपूर यूज करते होंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे भी क्वेश्चन होता है, ध्यान रखा जाए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इंफैटिक जो होता है, ध्यान दें, ये भी आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ होता है, लेकिन ये इंफेसाइज करता है। सब्जेक्ट के लिए आएगा तो सब्जेक्ट को इंफेसाइज करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो ऑब्जेक्ट को इंफेसाइज करेगा, लेकिन यह इंफेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखें मेरे भाई, वो इंफैटिक। हाँ, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के कंपाउंड फॉर्म के रूप में भी आप स्टडी इसको कर सकते हैं, ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन ध्यान रखा जाए कि पॉसेसिव प्रोनाउन में आप सुने होंगे दो तरह के पॉसेसिव, माई और माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हर, हर्स। तो जो आप माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर देखे हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, जबकि माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स ये सब जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स इन सब का मैं चर्चा आगे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या ध्यान रखिएगा बात बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, नाउन के बदले में आकर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इशारा से पेश करता है, उसे पॉइंट आउट करता है। तो जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करते हैं, सच का प्रयोग इसमें करते हैं। ध्यान रखा जाए कि दिस, दैट, दिस, दोज, सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव के दायरे में किया जाता है। आपको बात बनता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप जानते होंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट होता है प्रश्न करना, इंट्रोगेटिव प्रश्न करने वाला, नाउन के बदले में आकर जो नाउन के लिए प्रश्न करे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। WH वर्ड को आप जानते होंगे, WH वर्ड को आप जानते होंगे, हु, विच, व्हाट, हुम, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। हाँ, WH वर्ड कई रूप में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड रिलेटिव के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में भी आते हैं। कई तरह से WH का प्रयोग किया जाता है। अतः मैं अभी कुछ इसमें ज्यादा कुछ आपको इलेबोरेट नहीं करने जा रहा हूं, आपको इतना ही बताने जा रहा हूं कि WH का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी WH का प्रयोग होता है। हु, विच, व्हाट, हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो दैट होता है। ध्यान रखा जाए ये डिफाइनिंग क्लॉज के साथ हमेशा यूज किया जाता है। जो WH का बाकी स्वरूप है, हु, विच, ये सब का प्रयोग डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग दोनों में यूज किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग केवल डिफाइनिंग क्लॉज में किया जाता है। मैं आपको उसका आगे चर्चा करूंगा क्वेश्चन के साथ, इसलिए अभी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में आप उलझे नहीं। आपको ये बता दूं कि मैं आपको 16 टाइप का क्वेश्चन बताया हूं प्रोनाउन प्लस केस में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को इंडेफिनिट वे में पेश करे, उसको इंडेफिनेटली इंट्रोड्यूस करे, वो कौन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप जानते होंगे ऑल, सम, मोस्ट, समवन, एनीवन, ये सब प्रयोग किया जाता है। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। आगे इसका चर्चा मैं करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट कर दर्शावे, अलग अलग करके दर्शावे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करे यूनिट के रूप में, एक एक यूनिट बनाकर पेश करे, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ध्यान रखें आप ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, इन सब का प्रयोग देखे होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। याद रखें, इनका भी चर्चा मैं आगे क्वेश्चन के रूप में करूंगा। आगे बात बनता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकेट करता है, जो म्यूचुअल रिलेशन को दर्शाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन को दर्शाता है, एक दूसरे के लिए परस्पर अगर खड़ा हो जाता है तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में हम ईच अदर और वन एन अदर का प्रयोग देखते हैं। ईच अदर और वन एन अदर का प्रयोग हम रेसिप्रोकल के रूप में देखते हैं, आपको आगे इसमें बताएंगे। याद रखिएगा, प्रोनाउन के सुपरफ्लुअस यूज भी बहुत खतरनाक होते हैं। जहां यूज करना होता है वहां से प्रोनाउन को हटा देता है, या नहीं तो जहां नहीं यूज करना है वहां पर ऐड कर देता है, वो सुपरफ्लुअस होता है। इससे क्वेश्चन बहुत यूज किए जाते हैं। इनअप्रोप्रिएट वही हुआ कि चाहे सुपरफ्लुअस कहें या इनअप्रोप्रिएट कहें, इसी का एक अंग है ओमिशन ऑफ प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए कि जहां यूज करना है वहां पर से अगर प्रोनाउन हटा देता है, या जहां नहीं यूज करना है वहां लगा दिया, वो तो हमारा सुपरफ्लुअस था, इसमें कोई शक नहीं था। परंतु यदि ध्यान रखा जाए कि कभी कभी खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है, खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है कि ओमिशन से भी काम चलाते हैं। वहां क्लॉज फॉर्मेशन में हम ओमिशन करके भी प्रोनाउन का हम आगे बढ़ जाते हैं, और वहां पर भी हमें स्टडी करना होगा, कहीं उसके वजह से आप गलती ना काट दें। ध्यान दें, अब यहां से केसेस का क्वेश्चन होता है। सारे के सारे किताब, जो भी किताब आपको पढ़ने को मिलते हैं उसमें केस चैप्टर जो है वो नाउन में पढ़ने को मिलता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाउन का जो केस होता है वो केवल स्टडी के लिए आपको जेनेटिव केस यानी पॉसेसिव केस, अपोस्ट्रोफ एस तक सीमित हो जाता है। इससे ज्यादा नाउन का केस जल्दी आपको क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, इसलिए केसेस आप नाउन से ज्यादा प्रोनाउन के खतरनाक मानिएगा, और एग्जाम में नाउन प्रोनाउन को कंबाइन केस पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम के लिए। आपको स्टडी के लिए केसेस जो होगा वो दो तरह से, इसमें तीन तरह से पढ़िए। एक पढ़िएगा कि केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स,
केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स यानी नाउन पर आधारित जो केसेस होते हैं, जिसमें खासकर आपको जेनेटिव या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग, जो कहें इसको जेनेटिव कहा जाता है, पॉसेसिव कहा जाता है, याद करें अपोस्ट्रोफ एस के प्रयोग से आप पढ़ें, ये बिल्कुल होगा। फिर है केसेस बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। ध्यान रखा जाए कि नाउन से ज्यादा केसेस खतरनाक प्रोनाउन के होते हैं, जो कि आपको पर्सनल प्रोनाउन से लेकर और इंडेफिनिट आदि हर प्रोनाउन का जितना भी दायरा है, सबका अलग अलग सब्जेक्टिव, जेनेटिव, ऑब्जेक्टिव आपको प्रोनाउन का भी पढ़ना पड़ता है। मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया हूं कि जो जो हरकत नाउन करेगा वो हर हरकत प्रोनाउन करेगा, इसलिए आपको बच के रहना है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब है कि जेनेटिव अपोस्ट्रोफ एस विद प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन होने के बावजूद जेनेटिव अपोस्ट्रोफ एस के दायरे में बनाते हैं, अतः उससे भी हमको सावधान रहने की जरूरत है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। ये आपको 16 टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन में। ये 16 तरीका मैं आपको प्रोनाउन और केस के क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहां से आपको क्वेश्चन के दौर में आपको अपने चैनल कंपटीशन प्रो में बुम बुम क्लास में प्रोनाउन प्लस केस का आपको शेयर कराऊंगा। परंत धनंजय कुमार उपाध्याय लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। विजय गोविंद लिख रहे हैं, सर फेसबुक पर वीडियो नहीं दिख रहा है, फेसबुक का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है बाबू, ये वीडियो फिर लोड हो जाएगा तो फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाएगा। सनी राज लिख रहे हैं, यूट्यूब से आप सभी जुड़िए। इसके बाद रवि कुमार लिख रहे हैं, सर फेसबुक पर वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है। टुनटुन कुमार लिख रहे हैं, जोहार सर, बिल्कुल जोहार। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोशन सिंह लिख रहे हैं, बुम बुम सर। राकेश झा लिख रहे हैं, भौकाल मचा देंगे आज। चलिए भौकाल के लिए आपका स्वागत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, एक आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा कहें कुछ लफ्ज है उर्दू का, और उसमें से कुछ कंटेंट्स में काट कर आपके पास पेश कर रहा हूं जो आप पर एडजस्ट हो रहा है। शुरुआत होने से पहले मैं थोड़ा सा आपका चरित्र चित्रण कर दूं, क्योंकि कल के क्लास में भी मैंने कुछ ऐसा ही बात कहा था। खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। सितारे टूट जाएंगे, जमी पे जल जला होगा, खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या भला होगा। अरे जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी, जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी। मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कह क्या रहे थे आप, तो थोड़ा सा आपको इस पर कन्विंस कर दूं कि मैं कह क्या रहा था, आपको इलेबोरेट कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में आपको शेयर कराऊंगा। मैं कह रहा था ये कि इस लफ्ज को, इस कुछ कथन को आप अपने पर कोरिलेट करें। खुदा एग्जाम का पेपर, आपके लिए एग्जाम का पेपर आपका खुदा है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि खुदा एग्जाम का पेपर, खुदा से रूबरू जिस दिन आप एग्जाम के पेपर से एग्जाम में आमना सामनी हो जाते हैं, रूबरू होते हैं, खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। कोई एक दूसरे का मददगार वहां होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। सितारे टूट जाएंगे, जमीन पे जल जला होगा। दिन में तारा नजर आने लगता है, जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो। याद रखिएगा कि सितारे टूट जाएंगे, जमी पर जल जला होगा, खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या भला होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब तू बैठते हो तो वहां मत्था पीट लेते हो, क्वेश्चन नहीं बनता है तो कि अरे ये क्या भला आ गई है। जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी। जमीन आसमान एक नजर आने लगता है, आप बिल्कुल द्वंद्व में फंस जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी, मोहम्मद तख्त पे होंगे। आपका जो माउस है एग्जामिनेशन में, और जिसे आप OMR सीट कहते हैं, वो जस का तस रखा का रखा रह जाता है तख्ते पर।
और अदालत में खुदा होगा और इंटरनेट पर आपका रिजल्ट मिल जाता है, वो खुदा के रूप में जिससे कभी भेंट होता नहीं है। तो ध्यान रखें, इससे बचने की जरूरत है। आप सभी पॉजिटिव वे में बढ़ें। क्वेश्चन की दुनिया में मैं अब आपको स्वागत करता हूं कंपटीशन प्रो में। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। ध्यान रखा जाए, कह रहा है क्या कि इट इज ट्रू, बिल्कुल सत्य है, दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर, में मुख्यमंत्री से मिला एट। अब जब एट लगा दिया तो एट किसके लिए आता है, तो एट प्लेस के लिए आता है। तो सबसे पहले इसके नजदीक किसको रखना चाहिए, तो हाउसेस रखना चाहिए। तो क्या बनेगा, एट द हाउसेस, एट द बनेगा यहां से कि एट द हाउसेस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। याद रखा जाए, ऐसा छोटा छोटा क्लू है जो आपको पकड़कर क्वेश्चन बना लेना होगा। इसलिए आपको जवाब मिल गया है यहाँ पर कि एट द हाउसेस ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर कौन बना है, तो डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो द होटल, हम लोग होटल को जानते हैं। इन दैट शी लिव्स, हम लोग उस होटल को जानते हैं जहां वो रहती है। एक बढ़िया बात बता देता हूं, ये दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको प्रेपोजिशन से बिल्कुल नफरत है। अपने बगल में वो प्रेपोजिशन नहीं लेता है। याद रखिएगा कि कभी भी दैट के पहले आप प्रेपोजिशन ऐड नहीं कीजिएगा। यदि इसको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ता है तो यह एंडिंग पोजिशन में लेता है। अतः बनेगा कि वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन का प्रयोग होना चाहिए। यानी इन कहा जाना चाहिए, लास्ट में जाना चाहिए। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान दें, हुम के साथ, विच के साथ, हुम के साथ, विच के साथ उसके पहले आप प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दैट और हु के साथ ठीक पहले प्रेपोजिशन ऐड न करें। इसलिए याद रखिएगा कि यहां पर गलती है। ऑप्शन नंबर कौन बना है, बी। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव's विजिट टू जापान स्ट्रेंथेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। कह रहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का जो विजिट है जापान का, वो दोनों देश का रिश्ता बढ़िया करेगा। ध्यान दीजिए, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये क्या यूज हो रहा है, तो ध्यान दें, इसे अपोजिशन कहा जाता है। इसे अपोजिशन कहा जाता है जब एक ही व्यक्ति के लिए उसका डिफाइनिंग कोई नाउन आ जाए, एक नाउन को डिफाइन करने के लिए दूसरा नाउन आ जाए। जैसे मैं कहूं नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक ही व्यक्ति को डिफाइन दूसरा वर्ड भी कर रहा है। तो यदि ऐसा आ जाए, अपोजिशन आ जाए, तो वहां पर हमेशा अपोस्ट्रोफ का प्रयोग सेकंड वाला के आधार पर करते हैं। तो बताइए कि क्या यहाँ इंडिया में अपोस्ट्रोफ सही है, नहीं बनेगा। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट, यहां अपोस्ट्रोफेस सही है, लेकिन ये अपोस्ट्रोफेस गलत है। ऑप्शन नंबर ए। द ऑर्फनेजेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया, दे आर फाउंडेड बाय जनरस डोनर्स। ध्यान रखा जाए, कह रहा है क्या कि जो अनाथालय बिल्कुल बड़े बड़े शहरों में, जो थिकली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, उनमें जो है चल रहे हैं, वो किसके द्वारा स्थापित किए गए, तो बड़े बड़े डोनर्स के द्वारा। तो ध्यान दे, द ऑर्फनेजेस, जो अनाथालय हैं, इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया, दे आर फाउंडेड। ये क्या है, तो अनाथालय क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है इन से जुड़ गया है, ये सब सही है। तो जब सब्जेक्ट जुड़ गया है तो क्या इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट पुट करेंगे, तो नहीं, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जब सुपरफ्लुअस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। हटाएंगे तो डायरेक्ट वर्ब हो जाएगा। अब बनेगा कि द ऑर्फनेजेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया आर फाउंडेड। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर आके मिला बी। Your suggestion is not different from the other, यहां गलत है, other implies, ध्यान रखा जाए। कह रहा है क्या कि योर सजेशन, आपका जो सजेशन है वो ज्यादा अंतर नहीं है बाकी इंप्लाइज से। क्या बाकी इंप्लाइज से अंतर नहीं है, ज्यादा भिन्न नहीं है, कि बाकी इंप्लाइज के सजेशन से ज्यादा भिन्न नहीं है। योर सजेशन फिर वही है कि जिन पॉसेसिव का तुलना पॉसेसिव से करेंगे तो अदर इंप्लाइज में अपोस्ट्रोफ होना चाहिए। प्लूरल बनाने के लिए एस लगता है, तो आपको पता है कि अपोस्ट्रोफ लगाकर उसका जेनेटिव बना सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर होना चाहिए डी। Will you please tell me, क्या आप मुझे बताएंगे, who do you take me for,
कह रहा है क्या कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे कहां को लेकर जा रहे हैं, सॉरी कर रहा है कि विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, हु डू यू टेक मी फॉर, आप किसके लिए मुझे लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि डू, ये डू का प्रयोग गलती है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है ही नहीं, हु है, तो यहां इंट्रोगेटिव बनाने का चांस कहां हो रहा है, तो ये हु डू सुपरफ्लुअस हो जाएगा, बनेगा कि विल यू प्लीज टेल मी हु यू टेक मी फॉर। ऐसे भी एक बात याद रखिएगा कि यदि कहीं प्रेपोजिशन रहे और उसके बाद हुम रहे, तो उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हु के साथ प्रेपोजिशन लास्ट में फेंक कर रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहां पर पॉइंट क्या बनेगा कि पॉइंट यहां पर बनेगा कि आई नो द बॉय अबाउट whom you are talking, नहीं तो आई नो द बॉय who you are talking about। इस आधार पर भी आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन लास्ट में है, अतः यहां पर डायरेक्ट हु तो सही है, लेकिन ये डू गलत है। ऑप्शन नंबर बनेगा इट इज क्वाइट ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट है, दैट आई वुड नेवर डू दैट, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं वो काम नहीं करूंगा, इफ वो काम नहीं करता, इफ आई वेर हिम, यहीं पर गलती है, ध्यान दीजिएगा। इम्प्रॉबेबल कंडीशंस होते हैं, इमेजिन दर्शाने के लिए इम्प्रॉबेबल कंडीशंस आते हैं। जब इमेजिन में इम्प्रॉबेबल्स आते हैं तो वहां इफ का कंडीशन आता है, दो का कंडीशन आता है, ऑल्दो का कंडीशन आता है। इफ का कंडीशन है, दो का कंडीशन है, ऑल दो का कंडीशन है, एज दो का कंडीशन है, एज इफ का कंडीशन है। इनके बाद सब्जेक्ट यदि रहे तो वर आता है। इस वर को फॉलो करने के लिए सब्जेक्ट ही यूज किया जाता है। यदि मैं पंछी होता, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं उसके जगह होता, इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही का प्रयोग किया जाएगा। यदि वो मेरे जगह होता, इफ ही वर मी नहीं, इफ ही वर आई का प्रयोग किया जाएगा। अतः आई वर हिम के जगह ही का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर A senior doctor expressed concern about the physicians recommended the vaccine। ध्यान रखा जाए कि सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न, एक डॉक्टर जो है वो अपना चिंता जाहिर किया, किस चीज पर, तो कंसर्न अबाउट सही है, चिंता जाहिर किया कि फिजिशियंस रिकमेंडेड, फिजिशियन का जो रिकमेंडेड किया हुआ वैक्सीन है उस पर चिंता जाहिर किया, तो फिजिशियन का रिकमेंडेड, तो फिजिशियंस में अपॉस्ट्रोफ एस होना चाहिए, नहीं तो यदि फिजिशियन सिंगुलर हो तो यहीं पर भी अपॉस्ट्रोफ एस लगाकर आप काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है कौन, सी, फिजिशियन में अपॉस्ट्रोफ एस होना चाहिए, ये एस लगाया है। Whom do you think? Whom do you think is? Whom do you think she is? If she knows so many things about you। ध्यान दें, whom का प्रयोग यहां गलती है। whom का प्रयोग कैसे गलती है, जरा सा ध्यान दें। Do you think, ये आपका क्लोज तैयार हो गया है। Do you think, ये क्लोज तैयार हो गया है। कैसे तैयार हो गया है, तो you हो गया सब्जेक्ट, थिंक हो गया वर्ब, इंट्रोगेटिव संरचना देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू निकल जाएगा, तो ये क्लोज हो गया। जब क्लोज निकल गया तो अब इसके बाद से क्लोज काट कर बात करेंगे तो क्या होगा कि whom she is, ये गलती हो जाएगा। होना चाहिए क्या कि who she is या who is she यदि इंट्रोगेटिव करते हैं, लेकिन यहाँ क्लोज फॉर्मेशन है, इसलिए whom को हम क्या करेंगे तो who में बदल देंगे। who do you think she is होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ध्यान दें। ऐसे एक पॉइंट और भी आपको बन सकता है, इस डू को हटा दीजिए तो बनेगा whom you think she is, लेकिन फिर यहां पर आपका whom एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, who ही होना चाहिए। कौन, किसी भी हालत में whom एक्सेप्टेबल नहीं होगा, who होना चाहिए। हाँ, do भले हट सकता है, who you think she is ऐसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि हु डू यू थिंक हर टू बी। फिर देखिए वही क्वेश्चन एक स्टेप आगे जाकर बदल गया।
यदि कहीं सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब रहे, वर्ब के बाद टू बी आ जाए तो आने वाला केस ऑब्जेक्टिव हो जाता है। यदि कहीं सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब रहे, वर्ब के बाद टू बी हो तो आने वाला केस ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव हो गया तो फिर ये डू यू थिंक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर आइए टू बी लगा दिया तो इसके लिए यदि यहां बात करेंगे तो फिर हु नहीं, हुम का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए। Being sure of his success, अपने सफलता पर निश्चिंत होकर, he told his friends, वो अपने दोस्तों को बोला, that he would never forget, वो कभी नहीं भूलेगा, even his enemies names, यहाँ तक कि वो दुश्मनों का भी नाम नहीं भूलेगा। दोस्तों का तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, being sure of his success सही है, he told his friends that he would never forget his enemies में अपस्ट्रॉफ होना चाहिए, दुश्मनों का नाम। तो यहाँ इनेमीज में अपस्ट्रॉफ चिन्ह लगाएंगे तब ना आ जाएगा पोसेशन का बाद का नाम। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि ही प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, वो अपने सुंदरता पर गर्व करती है। बट आई नेवर अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स, लेकिन मुझे उसके इस दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स यहां पर सही है। याद करें मैं बोला था कि ऑफ के बाद आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, लेकिन यहां होगा सी प्राइड्स के बाद हरसेल्फ यूज करेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव लेता है। आपको अभी अभी अवेल इवेल वाला बताए थे, वही पॉइंट है। ऑप्शन नंबर कौन बना है? ए। लाइफ ऑन बोर्ड शिप, लाइफ ऑन बोर्ड शिप, पानी के जहाज पर जो जीवन है, वाज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। कह रहा है क्या कि पानी के जहाज पर जीवन वैसा नहीं है जैसा हम आशा किए थे। तो यहां बनना चाहिए कि लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट सच एज, जैसा हम आशा किए थे। वहां डायरेक्ट एज नहीं, सच एज, सेम एज, सच दैट, सेम दैट आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः ऑप्शन आपको मिला होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट, सुनील ये स्वीकारने से रिफ्यूज कर दिया क्या कि दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू ऑपरेट द न्यू मशीन, कि कैसे नई मशीन को ऑपरेट किया जाए। तो एक बात बताइए, किसी चीज का प्रोसेस जानना हो, किसी चीज का प्रोसेस सीखना हो या बताना हो तो वहां व्हाट के साथ इंफिनिटिव नहीं, हाउ के साथ इंफिनिटिव आता है। मुझे यह मशीन चलाने आता है, आई नो व्हाट टू ऑपरेट दिस मशीन, नहीं हाउ टू ऑपरेट होना चाहिए। आपको जवाब मिल गया है क्या? व्हाट के जगह हम हाउ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना है? सी। वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस, हमारे घर में कई रूम है। बट सेवरल ऑफ विच हैव नॉट बीन इन यूज फॉर ईयर्स, लेकिन उनमें से कई यूज में नहीं है। तो हमारे घर में कई रूम है, और उनमें से तो रूम के लिए ऑफ विच नहीं ऑफ देम होगा, सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई ऐसे हैं जो यूज में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। Them were very disciplined and quiet when the new teacher entered the classroom. वे लोग बहुत डिसिप्लिन और एकदम शांत थे जब नया टीचर क्लास में इन किया। अब एक बात बताइए, them were होगा कि they were होगा? वर्ब के पहले आने वाला केस सब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनाइए? आगे बढ़ना हो कि नीति करे कि नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क, यदि कहीं दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज अलोंग विद एंड नॉट रादर देन एक्सेप्ट लाइक इन एडिशन टू अकम्पनीड बाय टुगेदर विद से जुड़ा था तो हर हरकत पहला वाले के आधार पर था। लेकिन यदि कहीं दो सब्जेक्ट आपस में और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और निदर नॉर, इन सब से जुड़ जाए तो हर व्यवस्था सेकंड वाले के आधार पर चलता। अब एक बात बताइए, नीदर राजेश नॉर राजेंद्र, तो राजेंद्र के आधार पर क्या हम देयर लगाएं कि हिज लगाएं? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। रियली एंड ट्रूली, बिल्कुल ये सही है। दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट वी एक्सपेक्टेड। कह रहा है क्या कि बिल्कुल ये वैसा ट्रीटमेंट है जैसा हम आशा, वो वैसा नहीं है जैसा हम आशा किए थे एट दिस मैरिज सेरेमनी। तो ध्यान रखा जाए कि सच के साथ दैट नहीं या सच के साथ एज का प्रयोग होता है। ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो
जैसा हम आशा किए थे, तो सच के साथ वैसा ही, जैसा के सेंस में हम सच के साथ एज यूज करेंगे, सेम में एज यूज करेंगे। याद रखा जाए कि यहां दैट नहीं, एज का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। अभी अभी क्वेश्चन आया था, पब्लिक्स ओपिनियन नहीं, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, दोषी पाए जाने के बाद, किस चीज का दोषी? ऑफ द थेफ्ट, चोरी का दोषी पाए जाने के बावजूद के बाद सनी वाज सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, उसे 5 साल का सजा दिया गया। एक बात बताइएगा, 5 years होगा, ईयर तो होगा नहीं, पहले तो 5 साल हुआ, 5 साल के ये तो 5 year नहीं, 5 years यूज करेंगे। अब 5 साल का सजा, तो यूनिट के लिए बोला हूं कि जब यूनिट बनाना हो किसी चीज का, तो वहां पर भी जेनिटिव अपॉस्ट्रोफ एस यूज किया जाता है। तो यहां पर हम 5 years में अपॉस्ट्रोफ यूज करेंगे और तब इम्प्रिजनमेंट का यूज करेंगे। आपको जवाब मिल गया होगा। यहां पर 5 years, ये अपॉस्ट्रोफ एस नहीं, यहां अपॉस्ट्रोफ होना चाहिए। यहां ये प्लूरल बनाने के बाद अपॉस्ट्रोफ चिन्ह आना चाहिए। आपको जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। द टीचर as it teaches us English grammar, teaches us well and makes us learn all the rules very easily। कह रहा है कि शिक्षक जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और आसानी से नियम समझा देते हैं। तो एक बात बताइएगा, एज भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, परंतु कब होता है? जब सच या सेम या एज के कॉम्बिनेशन के साथ जो एज आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में माना जाता है। परंतु याद रखिए, द टीचर एज टीचेज अस, वह टीचर जो हमें पढ़ाता है। तो टीचर को डिफाइन करने के लिए यहां पर एज नहीं, क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना? इट्स अ वेरी लॉन्ग, करेक्ट, इट्स अ लॉन्ग वे होम, करेक्ट, बहुत दूर है घर। सो लेट्स हैव सम टी हियर, तक कुछ हम लोग चाय पिए, और वी विल गेट टायर्ड, सुना था तुरंत हम थक जाएंगे। ध्यान दें, यहां पर इट्स का प्रयोग किया है, थोड़ा सा आपको अभी अभी बताए हैं। ये इट्स तो जो होता है केवल एस जोड़ेंगे तो ये तो पॉसेसिव हो जाएगा, लेकिन जो ईट में अपॉस्ट्रोफ एस देते हैं वो होता है इट इज। यहां सेंस गलती यूज हो गया, यहां वही अपॉस्ट्रोफ एस वाला होना चाहिए। इट इज ए लॉन्ग वे होम। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अंडर द सन, सूर्य के धूप में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो anyone can do this if one tries। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, दिन में कुछ भी, ये कह रहा है क्या कि इम्पॉसिबल नहीं है सूर्य के धूप में। सो धूप में कुछ भी ये इम्पॉसिबल नहीं है। सो एनीवन कैन डू दिस, कोई भी ये काम कर सकता है। इफ वन ट्राइज, ये गलती है। इफ करे एनीवन के लिए यूज करना है तो एनीवन के लिए ही या सी का यूज करेंगे ना। एनीवन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो ही या सी का प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग गलती है। ऑप्शन मिल गया होगा आपको। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैज, फिर वही गलती है। दैट क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए आया? तो एंटीसीडेंट कौन सा? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरीज का ये एंटीसीडेंट है, तो वर्ब भी किसके अनुसार लगेगा? तो एंटीसीडेंट्स के आधार पर लगेगा। अतः यहां पर हैज नहीं, क्या यूज करोगे? हैव यूज करोगे। आपको जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द वुमन, यही वो लड़की है। हु वॉज देयर, जो वहां पर थी। स्टीलिंग अ फ्यू बुक्स फ्रॉम द शॉप, और वो चुरा रही थी कुछ किताबें दुकान से। एंड नो वन सॉ, और उसे कोई नहीं देखा। थोड़ा सा ध्यान दे, दिस इज द वुमन, यह वही औरत थी, औरत है। हु वॉज देयर, जो वहां थी। स्टीलिंग अ फ्यू बुक्स, कुछ किताब चुरा रही थी। फ्रॉम द शॉप, एंड नो वन सा, कोई उसको नहीं देखा। तो उस औरत के लिए हमको पहले एक प्रोनाउन देना पड़ेगा, तो एंड हुम होना चाहिए। एंड हुम नो वन सा, उसको कोई नहीं देखा। तो अब बोलिए जवाब कौन बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी।
वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न ए डेफ ईयर। कई ऐसे जो सोल्जर्स हैं वो अनसुनी करने का, सॉरी वेरी फ्यू अर्थ होता है गिना चुना, एक दूगो कोई। गिने चुने ऐसे सैनिक है जो हिम्मत दिखाए। टर्न ए डेफ ईयर एक फ्रेज है, सुनी अनसुनी करना। टर्न ए डेफ ईयर का अर्थ होता है अनसुनी करना, बात पर ध्यान न देना। गिने चुने ऐसे हैं जो कि बात पर ध्यान नहीं देते हैं। किसका? तो टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। ध्यान दिया जाए, यहां पर गलती आ गया। यदि कहीं कोई कंपाउंड नाउन रहे या फ्रेजल नाउन रहे तो उसके लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस यूज किया जाता है। कोई कंपाउंड नाउन हो या फ्रेजल नाउन हो तो उसके लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस यूज करेंगे। तो बताइए कमांडर्स इन चीफ, ये गलती है, यहां अपोस्ट्रोफ एस। चीफ में हम चीफ में कमांडर इन चीफ में अपोस्ट्रोफ एस यूज करेंगे। यहां पर यहां एस कमांडर में नहीं। आपको जवाब मिल गया होगा। आंसर नंबर कौन बना है? डी। सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी नहीं, आई होना चाहिए। वो उतना ही सुंदर है जितना कि मैं। कोई लड़की बोल रही है बात, तो सब्जेक्ट का तुलना है, इसका तुलना भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यू एंड आई 231 के फॉर्मूले पर ठीक लग रहा है। मस्ट डोनेट वॉट एवर दे कैन, जी नहीं। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि 231 का फॉर्मूला यूज करें या 123 का फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हैं, आपको याद होगा पर्सनल प्रोनाउन में, यदि ऐसा रहे इनके लिए भी अगर कोई ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म आ जाए तो वहां देखिएगा कि उसमें फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। यदि फर्स्ट पर्सन है तो वहां पर वी ग्रुप यूज कीजिएगा। फर्स्ट पर्सन है तो वहां वी ग्रुप यूज कीजिएगा। और यदि उसमें से फर्स्ट पर्सन कट जाए तो यू ग्रुप यूज कीजिएगा। फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं। थोड़ा सा विचारिएगा, यू एंड आई, तो इसमें फर्स्ट पर्सन है तो यू एंड आई मस्ट डोनेट व्हाट एवर दे कैन नहीं, वी कैन का प्रयोग होना चाहिए। यू एंड आई हैव डन योर वर्क नहीं, आवर वर्क का प्रयोग होना चाहिए। जबकि यू एंड राम कह दें तो वहां पर अब आवर नहीं योर का प्रयोग होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन की उपस्थिति हो तो उसका ज्वाइंट पोसेशन कहें, ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म कहें, वी आवर अस वी ग्रुप होगा। अब फर्स्ट पर्सन न रहे उसमें तो वहां पर क्या यूज करेंगे? तो यू ग्रुप यूज करेंगे। यू योर यू हो जाएगा। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर। यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स, कह रहा है कि आप उन लोगों के वर्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकते। Who do not keep them, हाँ आप उन लोगों के वर्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकते जो कि अपना वादा नहीं निभाते हैं। यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स, वो कह रहा है क्या कि उन लोगों के वर्ड्स पर, ऑन देयर वर्ड्स, किसका? देयर का कभी चर्चा हुआ है तो होना चाहिए क्या कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन द वर्ड्स of those who do not keep them, उन लोगों के वर्ड्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं जो लोग अपना वादा निभाते नहीं है। तो बनेगा कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन द वर्ड्स ऑफ दोज के लिए फिर हु आ जाएगा। आंसर नंबर, ही कंसिडर्ड हिज ड्यूटी टू हेल्प डाउन ट्रॉडन होते हैं, आप जानते होंगे, दबे कुचले लोग, यानी हम कहें दलित। ही कंसिडर्ड हिज ड्यूटी, उसने अपने ड्यूटी के रूप में इसको माना। किस चीज में? टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन, यानी दबे कुचले लोगों को मदद करना। एंड हिज फादर एडमायर्स हिम फॉर दिस, और इसके पिताजी और उनके पिताजी इसके लिए उनको तारीफ किए। admires him for this benevolent act of his, ध्यान दें benevolent act of his गलती नहीं है। फिर से देखिएगा, he considered his duty to help the downtrodden and his father admires him for this benevolent act of his, कहीं गलती नहीं है, नो एरर है। क्यों ध्यान रखा जाए कि यहां एक्ट ऑफ लगा है तो पॉसेसिव प्रोनाउन तो हो सकता है,
उसके कई एक्ट में सही है। हाँ, लोग हिम लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन यहां दिस बेनिवोलेंट एक्ट कह रहा है, ही कंसीडर्ड हिज ड्यूटी टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन एंड हिज फादर, सही है, एडमायर्स हिम फॉर दिस बेनिवोलेंट एक्ट ऑफ हिज। कहीं गलती नहीं है, नो एरर होना चाहिए। When you do a wrong, जब आप कोई गलती करते हैं, you must admit, आपको बिल्कुल उसे स्वीकार लेना चाहिए। If you don't, यदि आप नहीं एडमिट करते हैं, it will weaken your character, ये आपके करेक्टर पर असर डालेगा। करेक्ट, व्हेन यू डू ए रॉन्ग यू मस्ट, यहां पर यदि हम कह रहे हैं कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो यू मस्ट एडमिट के बाद इट जुड़ना चाहिए उस गलती के लिए। उस गलती के लिए आपको इट जोड़ना पड़ेगा। कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसे स्वीकार लेना चाहिए, तो एडमिट के बाद आप इट जोड़िएगा, उसको स्वीकार लेना चाहिए। यदि आप उसे नहीं स्वीकार करते हैं तो ये आपके यदि आप उसे नहीं स्वीकार करते हैं तो ये आपके कैरेक्टर को वीक करेगा। यहां एडमिट के बाद इट जोड़िएगा, ऑप्शन नंबर मिल गया होगा। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर, मैं आपका जो गरीबों का मदद करने का कार्य है उसका मैं तारीफ करता हूं। यहां हेल्पिंग किस रूप में है, तो ये आपका मदद यानी जेरंड के रूप में है। जेरंड के पहले कौन सा केस आना चाहिए, तो पॉसेसिव आना चाहिए। तो क्रिया में आईएनजी लगाकर जब जेरंड बनता है तो पॉसेसिव केस आता है। क्रिया में आईएनजी लेकर यदि वो पार्टिसिपल बनता है तो वहां पर कौन सा केस आता है, तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है। आपको जवाब में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर ए लॉन्ग स्पेल ऑफ साइलेंस, भयंकर चुप्पी के बाद, ही फाइनली मेड क्लियर दैट, वो अंत में क्लियर कर दिया दैट ही वुड वर्क विथ अस एंड हेल्प दिस organization grow by leaps and bounds. After a long spell of silence, he finally made clear, नहीं, long silence के बाद ये स्पष्ट कर दिया। कोई चीज स्पष्ट करेगा तो उसका चर्चा करेंगे, तो he finally made it clear होना चाहिए। याद रखा जाए, made clear, क्या क्लियर किया, उसका चर्चा तो नहीं है, तो होना चाहिए he made it clear, ये स्पष्ट कर दिया क्या, that he would work। ऑप्शन नंबर, While he was walking along the road, जब वो रोड के किनारे टहल रहा था, his foot slipped, उसका पैर फिसल गया, which caused him to fall, जिसके वजह से वो गिर पड़ा। तो एक बात बताइए, while he was walking along the रोड हिज फुट स्लिप्ड, ये पूरा घटना है। आज इस घटना को ही आधार बना के फिर पोस्ट स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो विच होगा कि दिस होगा। ऐसा चर्चा हम बताए थे कि प्री स्टेटमेंट इट से शुरुआत होगा और पोस्ट स्टेटमेंट का शुरुआत दिस से किया जाएगा। ध्यान दें, आई फॉरगॉट टू टेक मनी, मैं पैसा लेना भूल गया, सो आई हैड टू गो होम, अतः मुझे घर जाना पड़ा, फॉर इट, इसके लिए। विच कॉज्ड मी इनऑर्डिनेट, जो मेरे लिए बढ़िया नहीं था। एक बात बताइए, फिर तो वही घटना है जो पिछला वाला घटना घटा था कि यदि कहीं पोस्ट स्टेटमेंट इलेबोरेट करना हो, आई फॉरगेट टू टेक मनी, पैसा लेना भूल गया, इसलिए घर जाना पड़ा मुझे, इसके लिए। ही मेरे लिए कारण बना, ये कॉज का सेंस आता है, तो यहां पर याद रखिएगा फिर दिस का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी। द बुक ऑन कॉमन एरर्स आई हैव परचेस्ड, जो किताब मैं कॉमन एरर पर खरीदा हूं, इज मोर यूजफुल, वो ज्यादा यूजफुल है, एंड एक्सपेंसिव देन शी हैज। यहीं पर दिक्कत हो गया, जो किताब मैं खरीदा हूं कॉमन एरर का,
वो ज्यादा यूजफुल और एक्सपेंसिव है। किससे? तो उस किताब से जो उसके पास है। तो उसके लिए क्या करें कि यदि मैं बोलूं कि द बुक ऑन कॉमन एरर्स आई हैव परचेज्ड इज मोर यूजफुल एंड एक्सपेंसिव देन वन सी हैज, उससे जो, या द वन सी हैज, उससे जो उसके पास है, और नहीं तो ऐसे लॉजिकल कंपैरिजन में दैट लगाकर भी लोग कहेंगे कि दैट सी हैज, लेकिन बेहतर ऑन रहे तो अच्छा होगा। लॉजिकल कंपैरिजन में दैट भी यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। व्हेन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति, जब जया और श्यामा ज्योति के सामने आए, दे, सही है, तीन गो है, तीनों के लिए दे लगा है। कॉट वन अनदर हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन में केवल आप 4 स्टेप याद रखिएगा। जहां प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफ एस जिंदाबाद होता है, वो 4 स्टेप कौन है? तो एक तो वह है जिसका अंत वन या बॉडी से हो, उसमें अपोस्ट्रोफ एस आता है। दूसरा कौन होता है? तो यदि वन या बॉडी में एल्स जुड़ जाए तो एल्स में अपोस्ट्रोफ एस आता है। दूसरा स्टेप यहां है। तीसरा कौन है? तो तीसरा है ईच अदर, ईच अदर रहे तो अपोस्ट्रोफ एस आता है। चौथा है वन अनदर, यहां प्रोनाउन में भी अपोस्ट्रोफ एस। इस 4 स्टेप को याद रखिएगा। इन 4 के साथ अपोस्ट्रोफ एस प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं। तो अब बताइएगा कि जब जया और श्यामा ज्योति के सामने आए तो एक दूसरे का हाथ पकड़, एक दूसरे का हाथ, तो वन अनदर में अपोस्ट्रोफ एस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। Every worker and every leader of this country is determined to do their best. ध्यान दिया जाए, each everyone इधर नीदर के लिए अकेला रहे तो ही सी इट का प्रयोग होगा। लेकिन याद रखें कि यदि कोई दो डिस्ट्रीब्यूटिव आपस में एंड से जुड़ जाए तो भी उनका फॉर्मेशन सिंगुलर ही माना जाता है, वर्ब सिंगुलर ही लेगा। तो अब बताइएगा कि एवरी वर्कर एंड एवरी लीडर ऑफ दिस कंट्री इज लगा के वर्ब सिंगुलर कर दिया, तो यहां देयर कैसे होगा? हिज का प्रयोग होना चाहिए, हर का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ही हैज लॉस्ट ऑल, वो सब कुछ खो दिया है। What I gave him, ध्यान दें, all क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यदि एंटीसीडेंट रहे तो all नहीं, क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। All that I gave him। ऑप्शन नंबर कौन बना? बी। ऐसे भी एक कहावत सुने होंगे कि चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। All that glitters is not gold। ध्यान रखा जाए, ऑल दैट यू लिसन इज नॉट ट्रू, जो आप हर चीज सुन रहे हैं वो सत्य ही नहीं होता। तो याद रखिएगा कि यहाँ ऑल के साथ व्हाट नहीं, दैट होगा। आंसर नंबर। कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन, विनोद और सचिन के बीच की प्रतिद्वंदिता को ध्यान में रखते हुए द मैनेजर हैज असाइंड हिम टू डिफरेंट टीम्स, मैनेजर ने उन दोनों को अलग अलग टीम दे दिया। तो एक बात बताइए, ये 2 व्यक्ति हैं, तो क्या ये 2 व्यक्ति के लिए हिम यूज करेंगे कि देम यूज करेंगे? मैनेजर ने उनको अलग अलग टीम दिया, विनोद और सचिन को। तो आंसर नंबर, माय टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, मेरे जो शिक्षक हैं वो मेरा कैलकुलेटर प्रयोग का विरोध नहीं करते। ध्यान दीजिए, ये यूजिंग द कैलकुलेटर किस रूप में है? तो जेरंड के रूप में है। जेरंड के पहले कौन सा केस होगा? तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? पॉसेसिव होगा। तो मी होगा कि माई होगा? ऑप्शन नंबर कौन बन गया? हाँ, यदि वही क्रिया में आईएनजी जब पार्टिसिपल के रूप में आ जाए तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता। ही क्लेम्स टू हैव रेड मिल्टन्स ऑल पोएम्स, उसने दावा किया कि वो मिल्टन का सभी कविता पढ़ लिया है। हु इज ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जो कि सबसे बढ़िया पोएट्स में से एक है जो इंग्लैंड में पैदा हुए उनमें से। ध्यान दिया जाए जरा सा, कह रहा है कि मिल्टन्स ऑल पोएम्स हु। अभी अभी आपको एक बात मिला है
कि जब रिलेटिव प्रोनाउन रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हु, विच, जो भी सेंस रहे उसके ठीक पहले पोसेसिव से बचिएगा, उसके ठीक पहले पोसेसिव अपोस्ट्रोफ एस से बचिएगा। तो अब बताइएगा कि यहाँ एक और ही देखिए, हु किसके लिए आया है तो मिल्टन के लिए, जबकि हु के ठीक पहले यूज कौन हो रहा है तो पोएम। पोएम हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले पोएट्स, ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ मिल्टन को लाना पड़ेगा। तो बनेगा कि he claims to have read all the poems of Milton, तब हु का प्रयोग करेंगे तो मिल्टन के लिए हु आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन बना है, यहां पर मिल्टन्स ऑल पोएम्स नहीं, ऑल पोएम्स ऑफ मिल्टन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर मैमथ्स वेयर ए स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स, मैमथ्स जो है, मैमथ्स हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लूरल, हाथी की प्रजाति हैं। कह रहा है कि मैमथ्स वेयर स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स, ये हाथियों की प्रजाति हैं, हु लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि लाखों साल पहले रहा करते थे हमारे धरती पर। तो एक बात बताइएगा कि एलिफेंट्स के प्रजाति के लिए हु कैसे आएगा, विच का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। He is chiefly concerned with his own problems, वो पूरी तरह से मुख्य रूप से अपने प्रॉब्लम से अवगत रखता है, अपने प्रॉब्लम्स के कंसर्न नहीं रखता है। बट यू से, लेकिन आप कह रहे हैं दैट हीज इज नॉट, आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करता, तो हीज इज नॉट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ही इज नॉट का प्रयोग करेंगे। आपको जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। आस्क्ड फॉर सम मनी, वो कुछ पैसा मांगा, वो कुछ पैसा मांगी टू बाई अ न्यू फ्लैट इन मुंबई, मुंबई में फ्लैट खरीदने के लिए वो कुछ पैसा मांगी। बट हर हस्बैंड डिड नॉट गिव, लेकिन उसके हस्बैंड पैसा नहीं दिए, बिकॉज ही वॉज हार्ड अप, क्योंकि बड़ा ही वो सख्त आदमी थे। एक बात बताइए, उसने पैसा मांगा लेकिन उसके हस्बैंड नहीं दिए, तो उस पैसा का चर्चा के लिए कोई ना कोई हमको यहाँ ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा। तो बनेगा कि ही आस्क्ड फॉर सम मनी to buy a new flat in Mumbai, but her husband did not give me it जुड़ना चाहिए, उस मनी के लिए it होगा, वो पैसा नहीं दिए। आंसर नंबर कौन बनेगा, ए फ्रेंड ऑफ माई, सही है, ध्यान दें, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ came to me yesterday and asked me for some money, मेरी पत्नी के कई दोस्तों में से एक दोस्त आया या आई जो कहें yesterday and asked me for some money, और मुझसे कुछ पैसा मांगा। एक बात बताइएगा, ए एन है, ए फ्रेंड ऑफ माइन, अभी अभी आपको बताए थे, ए फ्रेंड ऑफ योर्स एन एनिमी ऑफ योर्स, तो उसी आधार पर क्या होना चाहिए कि ए फ्रेंड ऑफ माय वाइफ की वाइफ्स, वहां पर पोसेसिव होना चाहिए, जेनिटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना, yesterday night she fills the bike, कल रात में वो एक बाइक चुराई, फ्रॉम द पार्किंग लॉट नियर V2 मॉल, V2 मॉल से वो एक बाइक उठाई एंड सोल्ड फॉर मोर देन 20,000, और उसे बेच दी कितना में, तो 20,000 से ज्यादा में। yesterday night she filled the bike from the parking lot near V2 mall and sold के बाद फिर it ऐड होना चाहिए। अभी अभी जैसे उस बाइक के लिए आप यूज किए हैं तो sold it का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना है, सी। My father is a conservative person, मेरे पिताजी एक कंजर्वेटिव पर्सन है। So he does not like me talking to any boy in such a manner, अतः वो किसी लड़के से इस तरह बात करते मुझे पसंद नहीं करेंगे। एक बात बताइए कि माई फादर इज अ कंजर्वेटिव पर्सन, सही है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं कि सो ही डज नॉट लाइक, अतः उनको कोई पसंद नहीं है ये सब। क्या चीज, तो टॉकिंग, मेरा वार्तालाप, तो वार्तालाप कैसा है, तो फिर जेरंड हो गया, नाउन के रूप में आ गया। तो यहाँ नाउन के पहले आ गया तो इसके पहले क्या आना चाहिए, माई आना चाहिए, पॉसेसिव केस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर मिल गया है,
इट वाज मी। अभी अभी क्वेश्चन आया था, याद करें कि इंफेटिक सेंस में अगर इट के बाद इज या वाज रहे तो आने वाला केस सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो इट वाज मी नहीं, इट वाज आई का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना है? ए। आई हु इज, ध्यान दे, हु क्या है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? तो आई के लिए है। आपको ये पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसका वर्ब किसके अनुसार लेता है? तो एंटीसीडेंट के अनुसार लेता है। एंटीसीडेंट कौन है? तो आई है। तो आई के लिए इज नहीं एम का प्रयोग करेंगे। आई हु एम। आपको जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी।